हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स में एंटी मार्कोनिकॉफ्स नियम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है तरह तरह के एग्जामिनेशंस में। और उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या होता है, यानी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, ये जानना ज़रूरी है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, तो जैसा कि नाम से हमें पता पड़ रहा है, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक जो होगा वो पहला आक्रमणकारी अभिकर्मक होगा किसी भी द्विबंध के ऊपर या त्रिबंध के ऊपर। और हमें मालूम है कि जो पहला अटैकिंग रिएजेंट होता है उसके नाम पर ही एडिशन रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम होता है। तो फ्री रेडिकल कैटलिस्ट लाइक पेरोक्साइड्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन। जो फ्री रेडिकल उत्प्रेरक हैं जैसे कि पेरोक्साइड, उनका इस जो रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। जो पेरोक्साइड्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे यौगिकों को पेरोक्साइड कहा जाता है। आमतौर पे ये कहते हैं कि जो नॉर्मल कंपाउंड्स हैं उनमें अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा हो वो पेरोक्साइड है, लेकिन जो सही बात है वो ये कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। तो वैसे ऐसे यौगिकों को पेरोक्साइड्स कहा जाता है। तो एल्कीन्स आर फर्स्टली अटैक्ड बाय अ फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया इसलिए नाम है क्योंकि जो फर्स्ट अटैक है, पहला आक्रमण मुक्त मूलक के द्वारा होता है किसी एल्कीन पर या असंतृप्त बंध पर। ओवरऑल रिएक्शन जो है हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया जो कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल है। तो अनसिमेट्रिकल का अर्थ मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि ये जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके दोनों सिरों में दोनों कार्बन एटम पर अगर एक जैसे ग्रुप नहीं है, मतलब जो ग्रुप यहाँ होंगे वही ग्रुप इस कार्बन के ऊपर होंगे, अगर ऐसा नहीं है तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अगर ये जो सी डबल बॉन्ड सी है उसके यहाँ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं और जो यहाँ दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये दोनों ग्रुप अगर समान एक दूसरे के इक्वल है, सेम टू सेम है, तो उनको हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं या सममित एल्कीन कहा जाता है। और ये असममित एल्कीन का उदाहरण है क्योंकि यहाँ इस कार्बन पर, द्विबंध के इस कार्बन पर एक है हाइड्रोजन और दूसरा ग्रुप है CH3 यानी मिथाइल ग्रुप, और जो दूसरा कार्बन इस द्विबंध का है उसमें दोनों हाइड्रोजन है। तो यहाँ ये और ये बराबर ये हाइड्रोजन नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ओवरऑल रिएक्शन हम देख लेते हैं। हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जाम्पल लिया, उसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करवाया और पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया, और हमने देखा कि जो CH2 है उसके साथ Br ब्रोमो ग्रुप लगा है और जो CH है उसके साथ जो है CH के साथ एक और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो ये CH2 हो गया है। तो इस प्रकार से हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या है और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल को एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या खराश मेयो इफेक्ट, तो ये जो सारे नाम हैं वो सेम ही चीज़ को, एक ही चीज़ को दर्शाते हैं, एक ही चीज़ को मीन करते हैं, उनका अर्थ एक ही है। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल ओनली टू HBr। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल एडिशन है या एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है, या जिसे पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या खराश इफेक्ट कहते हैं या खराश मेयो इफेक्ट कहते हैं, वो केवल हाइड्रोजन ब्रोमाइड पर ही एप्लीकेबल है, उस पर ही ये लागू होता है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू HF, HCl, HI, H2O, H2SO4, इन सब पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है, ये खास तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ नियम रूल, व्हेन HBr इज एडेड टू C डबल बॉन्ड C, जो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम है उसके अनुसार जब HBr को कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर ऐड किया जाता है, उसकी योगात्मक अभिक्रिया होती है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल्स, मुक्त मूलकों की उपस्थिति में अगर HBr की एडिशन हुई, योगात्मक अभिक्रिया हुई C डबल बॉन्ड C पर इन द प्रेजेंस ऑफ
फ्री रेडिकल या पेरोक्साइड या ऑक्सीजन एंड लाइट, इन किसी भी एक स्थिति में परिस्थिति में अगर एडिशन होती है, एडिशन रिएक्शन होता है जो HBr का C डबल बॉन्ड C में, तब द हाइड्रोजन एटम एड्स टू कार्बन एटम विद लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू इट। तो ऐसी स्थिति में जो HBr का जो हाइड्रोजन है वह उस कार्बन पर जुड़ेगा, जहाँ उस कार्बन पर डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर पहले से उपस्थित जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या कम है। मार्कोनिकॉफ रूल के जस्ट ऑपोजिट है, वहाँ पर हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। एंटी मार्कोनिकॉफ में हाइड्रोजन वहाँ जाके जुड़ता है पहले से जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, लेस है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम देख लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म इज फॉलोड। तो जो पेरोक्साइड की उपस्थिति में मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है, द मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय द अटैक ऑफ Br ion, bromide ion, which leads to the formation of anti-Markovnikov product। तो जो इसकी जो व्याख्या है वो उसके मैकेनिज्म में है, और मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, और जो मुक्त मूलक बनता है वो Br ब्रोमो फ्री रेडिकल के आक्रमण की वजह से बनता है, और वही मुक्त मूलक बनने का जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और वो जो सबसे ज़्यादा मुक्त मूलक स्टेबल है सबसे ज़्यादा, उससे जो उत्पाद प्राप्त होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद होगा। तो ये किस प्रकार से होता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मैकेनिज्म समझना होगा, फ्री रेडिकल एडिशन जो है उसको समझना होगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में स्टेप 1 जो है वो चेन इनिशिएशन यानी श्रृंखला प्रारंभ चरण कहा जाता है, और इसके अंदर जो है स्टेप में जनरेशन या प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है। श्रृंखला प्रारंभ चरण में जो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक का उत्पादन होता है, आप देख सकते हैं कि ये पेरोक्साइड हमने कैटलिस्ट लिया हुआ है। हीट या लाइट की प्रेजेंस में ये जो ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है वो टूट जाता है, और 2 फ्री रेडिकल्स हमें इस तरह से एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स हमको प्राप्त हुए, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल्स हमें प्राप्त हुए। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जो श्रृंखला को प्रारंभ करने में सहायक होते हैं। किस प्रकार से? देखिए, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन्होंने ये जो फ्री रेडिकल है रिएक्ट करता है, जिसके फलस्वरूप ये जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में जो बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो है वो ये फ्री रेडिकल के साथ, एल्कोक्सी फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाता है और ROH बनाता है। आपको मालूम है यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं या ROH अल्कोहल बना। और आप देख सकते हैं कि इस वजह से यहाँ जो ब्रोमीन है, क्योंकि ये बॉन्ड जो समान रूप से होमोलाइटिक फिशन इसमें हो जाता है, तो ये जो ब्रोमीन है ये इधर से Br रेडिकल के रूप में यहाँ से निकल आता है HBr से, क्योंकि इसमें एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल का आक्रमण हुआ। तो पहले चरण के अंत में जो है ब्रोमो फ्री रेडिकल का निर्माण होता है और फॉर्मेशन होता है, जो कि अटैकिंग रिएजेंट है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो जो सेकंड स्टेप है उसको चेन प्रोपागेशन स्टेप या श्रृंखला संचरण चरण या स्टेप के नाम से इसको पुकारा जाता है। इस स्टेप में अटैक ऑफ ब्रोमो रेडिकल ऑन एल्कीन टू यील्ड मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड चरण में जो सेकंड स्टेप में जो है चेन प्रोपगेशन या चेन श्रृंखला को प्रारंभ करने का जो संचरण करने का जो स्टेप है वो है ये चरण। इसमें श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती चली जाती है, बनती चली जाती है रिएक्शंस की, और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये चेन रिएक्शन है कि एक के बाद एक रिएक्शंस होते चले जाते हैं, तो चेन रिएक्शन इसीलिए इसको कहते हैं। तो ब्रोमो जो फ्री रेडिकल है उसने ये जो एल्कीन है उसके ऊपर आक्रमण किया। यहाँ हमने जानबूझकर जो है अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3 इस तरह से हैं, और देख सकते हैं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है क्योंकि एक डबल बॉन्ड वाले एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये वाले दोनों ग्रुप सेम टू सेम नहीं है, इसलिए असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये डबल बॉन्ड के जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए आधा सिर है, अर्धशीर्ष तीर के द्वारा दिखाया गया है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, पाइबंद के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जिसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के हट के इधर सी के कार्बन के ऊपर और यहाँ CH2 के ऊपर, इस CH के ऊपर और एक CH2 के ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं जो ब्रोमो फ्री रेडिकल है उसने CH2 यानी C1 पे अटैक हुआ तो CH2Br बना, जिसके फलस्वरूप ये द्वितीयक फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है जो कि स्टेबल है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर ये C2 पे आक्रमण करे, यहाँ C1 पे आक्रमण से ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना था, और उसी तरह से इस ब्रोमो रेडिकल का C2 पे आक्रमण हो सकता है इस कार्बन पर अगर CBr बॉन्ड बनता है तो CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल आया, सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, और जिसके नतीजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी गेट प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसकी वजह से हमें प्राइमरी फ्री रेडिकल हमें प्राप्त हुआ जो कि लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो ये कम बनेगा, कम स्थायी है तो कम बनेगा, या फिर ये नहीं बनेगा। ये अधिक स्थायी है तो ये अधिक बनेगा, या फिर पूरी तरह से यही बनेगा। तो ये बात हमें समझ में आई कि जो सेकेंड स्टेप में जो ब्रोमो रेडिकल है, फ्री रेडिकल का अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर अगर ये रेडिकल आक्रमण करता है तो जो मुक्त मूलक बनेगा वो सेकेंडरी या टर्शरी होगा और उसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। उसी तरह से अगर ये ब्रोमो रेडिकल जो है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाके बंध बनाता है तो जो मुक्त मूलक बनेगा वो लेस स्टेबल होगा और इसलिए वो कम मात्रा में बनेगा। आइए देखते हैं थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड अ न्यू हैलाइड रेडिकल। तीसरे चरण में थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, प्रोडक्ट बनता है और एक नए फ्री रेडिकल का निर्माण भी होता है। किस प्रकार से ये देखते हैं। जो सेकेंड स्टेप में जो हमें फ्री रेडिकल्स मिले थे, एक जो ये अधिक स्थायी, एक जो ये कम स्थायी, इन दोनों के साथ हमने रिएक्शन दिखाया हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ HBr का एडिशन हुआ, और ये क्योंकि मुक्तमूलक एडिशन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो इसमें जो बंद होते हैं, बंद के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अर्धशीर्ष वक्र तीर यानी हाफ हेडेड कर्व्ड एरो के द्वारा दिखाया गया है। एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरह से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन मूव हुए हैं, आप देख सकते हैं, और ये बॉन्ड टूटे हैं। और यहाँ पहले स्टेप में हमने Br का एडिशन देखा था, तो सेकेंड स्टेप में, इस वाले स्टेप में, थर्ड स्टेप में जो है वो हम हाइड्रोजन का एडिशन देखेंगे। तो जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है यहाँ पर जुड़ेगा, जो कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल था, और जिससे कि देखिए यहाँ पर जुड़ा ये, और हमको मुख्य उत्पाद ऐसा मिला जिसमें हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जहाँ पर पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या 1 थी, न कि 2। तो यानी पहले से हाइड्रोजन की संख्या जहाँ कम है वहीं पर ये हाइड्रोजन जो जाके जुड़ा है, और जिस वजह से ये मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन इस लेस स्टेबल, कम स्थायी मध्यवर्ती फ्री रेडिकल के साथ अगर होता है, जो कि कम मात्रा में बनता है, तो हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर अधिक हाइड्रोजन की संख्या है, तो ये उत्पाद बनेगा जो कि माइनर है, कम बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम है, और या तो ये नहीं बनेगा या बहुत कम मात्रा में बनेगा। तो हम देखते हैं कि मुख्य उत्पाद इसलिए है क्योंकि अधिक स्थायी फ्री रेडिकल जो है वह ही मेजर उत्पाद प्रदान कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा या संपूर्णतया पूरी तरह से यही बनेगा। तो ये है मार्कोनिकॉफ नियम का जो एक्सप्लेनेशन है। यहाँ देखिए स्टेप 4 में देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है, श्रृंखला समापन चरण। इसमें इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। श्रृंखला समापन चरण में जो फ्री रेडिकल हैं, मुक्त मूलक हैं, वो आपस में ऐड होकर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रेडिकल मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है। इसी तरह से ब्रोमो फ्री रेडिकल्स मिलाकर Br2 बना है,
है। इसी तरह से आप देख सकते हैं HBr का वापस निर्माण हो सकता है, पेरोक्साइड वापस प्राप्त हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही उसी फ्री रेडिकल पर दोनों Br जो ग्रुप हैं वो भी ब्रोमो रेडिकल से जुड़ जाएं। इस तरह से डाई ब्रोमो उत्पाद भी हमें प्राप्त हो सकता है। देखिए, पेरोक्साइड इफेक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू अदर HX, दूसरे हाइड्रोजन हेलाइड, यानी हमने कहा था कि HBr में ही एप्लीकेबल है। हमने ये कहा था कि HCl, HF और HI इनमें एप्लीकेबल, इन पर लागू नहीं होता ये एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या खराश इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खराश मेयो इफेक्ट। क्यों, वो देख लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मालूम होनी चाहिए। द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक HBr बॉन्ड इज़ 88 किलो कैलोरीज पर मोल। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी है, बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी 88 किलो कैलोरीज पर मोल है, और इसको आसानी से जो फ्री रेडिकल जो है वो तोड़ सकते हैं, ताकि तोड़कर इसको ROH और Br रेडिकल दे सकते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल इसको तोड़ने में सक्षम होते हैं इस ऊर्जा के साथ। तो दूसरा ये है कि HCl बॉन्ड एनर्जीज 103 किलो कैलोरीज पर मोल। जो हाइड्रोजन क्लोराइड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो देखिए 103 है, जो कि 88 से ज़्यादा है, और HF बॉन्ड एनर्जी है वो 136 किलो कैलोरीज पर मोल है, जो कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है उसकी बॉन्ड एनर्जी से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की तुलना में, और जो RO फ्री रेडिकल है या जो मुक्त मूलक है वो इनको ये HCl और HF के बॉन्ड को तोड़कर जो है वो ROH प्रदान नहीं कर सकते। इस वजह से जो है HCl, HF और HCl के साथ जो पेरोक्साइड इफेक्ट हमें मिलता नहीं है। ये HCl और HF पेरोक्साइड इफेक्ट जो है प्रदर्शित नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड एनर्जी कम है, दैट इज 71 किलो कैलोरीज पर मोल। तो इसकी तुलना में ये एनर्जी काफ़ी कम है, तो उसका मतलब जो RO रेडिकल हैं इसको आसानी से तोड़ सकते हैं दो मुक्त मूलकों में, लेकिन जो बनने वाला I फ्री रेडिकल है वो जल्दी से दूसरे I रेडिकल के साथ, आयोडीन रेडिकल के साथ मिलकर I2 प्रदान कर देता है, जिससे कि ये फिर जो ये रेडिकल है ये एल्कीन के साथ जुड़ नहीं सकता, ऐड नहीं हो सकता और पेरोक्साइड इफेक्ट प्रदर्शित नहीं कर सकता। हमें मालूम है कि जो यहाँ पर ब्रोमो रेडिकल बना था वो C+C पर आक्रमण करता था, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है और वो मतलब दूसरे ब्रोमो के साथ जाके Br2 नहीं देता, इसलिए वो रिएक्शन कर सकता है। जबकि यहाँ जो स्थिति है वो आयोडीन I2 बन जाती है, और इस वजह से ये पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि जो I रेडिकल है वो C+C पर आक्रमण करने का उसके पास उतना समय नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो एक्सप्लेनेशन है एंटी मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड नियम का वो आपको समझ में आ गया होगा, और जो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एग्जामिनेशंस हैं और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आप इससे रिलेटेड जो आंसर्स हैं उनको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको किसी तरह का डाउट रहता है इस मैकेनिज्म में या इस स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।